हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 रियल नंबर। जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम रियल नंबर्स, उसका ये लेक्चर 2 है। आज से आपको मज़ा आना स्टार्ट होने वाला है। आज से रियल मैथमेटिक्स स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस से, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम और इक्लूड डिवीजन लेमा। तो बहुत मजा आने वाला है। पढ़ते सभी हैं लेकिन समझ में बहुत कम बच्चों को आता है। तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जीरो से लेके हीरो बनाने वाले तक, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, आपको चौंकाने वाला हूं अमेजिंग फैक्ट के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों इक्लूड्स डिवीजन, जो कि क्लास 6 से आपने पढ़ लिया था मेरे हिसाब से। तो एल्गोरिदम, एल्गोरिदम भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका लेमा भी बोलते हैं। इक्लूड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिदम, ठीक है। उस पे एक एक टर्म पे बात करेंगे। एल्गोरिदम और लेमा का क्या मतलब है। एल्गोरिदम आपने सुना होगा बट लेमा अभी तक आपने नहीं सुना होगा। बट इससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। इक्लूड, ये वो इंसान है, मैं बोलता हूं ये वो मैथमेटिशियन है जिनको क्लास 9th में आपने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी थी। एक चैप्टर आपको याद होगा क्लास 9th में, इक्लूड ज्योमेट्री, याद है ना। इक्लूड ज्योमेट्री आपने क्लास 9 में पढ़ा था। उसमें इनके 5 पोस्टुलेट्स हैं और 5 एक्सियम्स हैं। बड़ी बेकार सी उसमें क्या बोला था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास होके जाती हैं। तो आपने हंसते हुए बोल दिया था कि ये बात तो सभी को पता है। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि दो इक्वल चीजें हैं तो उनके हाफ भी इक्वल्स होंगे, हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये आप कहेंगे कि ये ऐसी बातें इन्होंने बताई थी सर जो बड़ी हंसने वाली हैं, हर किसी को पता है। बट जिस टाइम इन्होंने ये बात करी थी बिफोर क्रिस्ट, समझ रहे हैं ना, अभी जो डेट चल रही है उससे करीब 3-4 हजार साल पहले इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। जिस टाइम इस टाइप से सोचना मैथमेटिकली बहुत मुश्किल था, तो अपने आप में उस टाइम ये बहुत बड़ी बातें रही थी जो इन्होंने पोस्टुलेट और एग्जाम दिए थे। बट आज के टाइम में ये इतना रिलायबल नहीं है, इसलिए आपने 9th क्लास में इनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि अभी आपसे बदला लेने आ गए क्लास 10th में। क्लास 10th में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट इतना टिपिकल बना दिया है कि रटने से काम चलेगा नहीं, समझने से काम चलेगा। तो क्लास जो है हमने 6 में एक एल्गोरिदम पढ़ा था। एल्गोरिदम का मतलब बताऊंगा आपको। क्लास 6 में हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ लिया था। हमें ये नहीं मालूम था कि उसको इक्लूड ने ड्राइव किया था या इक्लूड ने उसको समझाया था। पढ़ा था ना सभी ने, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये सभी ने पढ़ा है ना कि सपोज कर लीजिए अगर हम 8 को डिवाइड करें 3 से तो कोशेंट आएगा 2, 3 2 6 और रिमाइंडर आएगा 2। तो ये एल्गोरिदम सेटिस्फाई होती है। अब एल्गोरिदम क्या है बच्चों, एल्गोरिदम का मतलब मैं यहाँ पर आपको जरूर समझाऊंगा और ये वर्ड कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स, ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब है कोई प्रोसेस, कोई स्टेप्स, जिस स्टेप की मदद से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एल्गोरिदम यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से हम क्या करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये एक एल्गोरिदम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई सारे स्टेप्स होंगे जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आते हैं। अब उसी को लेमा बोल सकते हैं हम। लेमा का जो दूसरा मतलब है, देखिए लेमा जो वर्ड है, लेमा, तो लेमा को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं बिकॉज ये आप पहली बार सुन रहे हैं। आप प्रूवन स्टेटमेंट, डायरेक्ट बच्चों को लिया इक्लूड डिवीजन लेमा समझा दिया, समझ रहे हैं। आपको पढ़ाया तो जाता नहीं है, डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट बता दिया जाता है कि हाँ भाई 2 नंबर है A B C वगैरह वगैरह। तो पहले हम लेमा को समझ लेते हैं। अब प्रूवन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूफ किया जा चुका है। क्लास 6 से आप पढ़ते जा रहे हैं, देख लीजिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो प्रैक्टिकली बिल्कुल प्रूफ है ये कि अगर हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई कोशेंट से कर दें और रिमाइंडर प्लस कर दें तो डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूवन। तो अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। यानी कि क्लास 9th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं
जिसमें हम इक्वल्यूट डिवीजन एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम का मतलब भी तो यही था कि ऐसा प्रोसेस या ऐसे स्टेप्स जिसका हम यूज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसी का मतलब इन्होंने लेमा बना दिया, एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट जो यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सर हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ तो समझ में आ गया, मतलब इसका जो वर्ड है उसका मतलब समझ में आ गया, बट इसका क्या रियल यूज है, कैसे करके ये यूज हो रहा है कि आप बोल रहे हैं कि दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कौन से स्टेटमेंट है। तो बेटा सब्र रखो, हैव पेशेंस, आपको सब ईच एंड एवरीथिंग मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो थोड़ा सा बताता हूं, ये जो एल्गोरिदम वर्ड है 9th सेंचुरी एडी, ठीक है ना, हाँ, तो 9th सेंचुरी के एक अरब मैथमेटिशियन थे, अरब मैथमेटिशियन, उनका नाम था अल ख्वारिज़मी, ये एक अरब मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वहां से उनके नाम से ये वर्ड लिया गया, अल ख्वारिज़मी से एल्गोरिदम वर्ड ड्राइव किया गया। इवन जो वर्ड है अलजेब्रा, एक आपको नॉलेज की मैं बात बताऊं, अलजेब्रा, ठीक है, जो मैथमेटिक्स की यूनिट है बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा, वो उनकी एक किताब से लिया गया है। उन्होंने एक किताब बनाई थी जिसका नाम था अलजब्र, नाम था हिसाब अलजब्र वल मुकाबला, इस टाइप से शायद कोई किताब लिखी थी, ये लास्ट वाला वर्ड याद नहीं, वल मुकाबला ही था शायद, हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, ये उनकी किताब का नाम है। ये जो वर्ड है अलजब्र, इससे नाम लिया गया अलजेब्रा, यानी कि उस टाइम जो हम हिसाब करते हैं ना, अलजेब्रा में नंबर्स जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और बहुत सारे जो नंबर्स का हम लोग गेम करते हैं, अलजेब्रा में नंबर्स ही तो पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो जो वर्ड आया अलजेब्रा वो उन्हीं की किताब से ड्राइव किया गया है, हिसाब अलजब्र वल मुकाबला। समझ आ रही है बात? तो एल्गोरिदम और अलजेब्रा वर्ड 9th सेंचुरी के एक अरब मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी, वहां से ये लिया गया है। लेमा का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल्यूट डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए पढ़ते हैं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वल्यूट डिवीजन एल्गोरिदम। इसको समझने के लिए मैं आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ाने वाला हूं कन्वेंशनली, जैसे कि टीचर अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ा दिया कि 2 नंबर है, उसमें बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करो, एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, वो एक एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करेंगे, वगैरह वगैरह। कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं, ऐसा वो लास्ट में पढ़ेंगे। आपसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा। मैं कुछ काम कर रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आपके सामने, यानी कि इसको आप लैब मान लीजिए, हमारी मैथमेटिकल लैब है ये बोर्ड, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि सर क्या करें, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ध्यान से देखिए। तो एक नंबर में सिर्फ काउंटिंग सभी को आ रही है ना, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर क्या सारे नंबर लिखवा दोगे? चलो इस तरीके से छोड़ छोड़ के लिख लो, 20, जो भी आपका मन करे, 55 59 एंड सो ऑन। नंबर तो कभी खत्म नहीं होंगे। कोई से भी 2 नंबर चूज कर लीजिए, ठीक है, कोई से भी 2 नंबर चूज कर लीजिए। सारे नंबर मैंने पॉजिटिव लिए, ये बात आपको दिख रही है, सारे नंबर पॉजिटिव लिए। कोई से भी 2 नंबर चूज कर लीजिए। सर मैं चूज करूंगा 7, और सर मैं चूज करूंगा, कौन सा चूज करें, 2 कर लें, चलिए। तो यहां पर 7 इज ग्रेटर देन 2, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करिए, ठीक है, ये 2 नंबर है, तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसी तरीके से लिख दे रहा हूं, 2 3 6, 1 आएगा रिमाइंडर। सर सही है, यानी कि मैंने 2 नंबर लिए, वो दोनों नंबर थे पॉजिटिव नंबर, जिसमें एक बड़ा था एक छोटा था। जब मैं उनको डिवाइड कर रहा हूं तो 2 पॉजिटिव नंबर और बन गए अपने आप, दैट इज 3, दैट इज 1। सही है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये जो आपका 1, यानी कि ये जो यहां पे नंबर बनेगा, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर कहलाता है। वो रिमाइंडर या तो क्या आएगा 0, या 0 से बड़ा आएगा, बट जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा आएगा। यानी कि कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है क्या? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। क्यों कंफ्यूजन आ रहा है? कोई सा भी नंबर उठा लो, 20 ले लो, तो 20 के केस में जब आप 20 को 3 से डिवाइड करोगे, चलो ऐसे कर देते हैं कन्वेंशनली डिवाइड, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा 2। ये जो रिमाइंडर है आपका, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा।
बट डिवाइजर से छोटा आएगा। डिवाइजर को अभी हम छोटे क्लास की तरह स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। अगर ये 3 आ जाता तो एक बार फिर से डिवाइड नहीं हो जाता 3 1 जा 3। तो सीधी सी बात है कि भाई रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। आप कोई से भी 2 नंबर उठा लीजिए। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर 5 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? दुनिया का कोई भी नंबर जो 5 से बड़ा हो वो 5 से डिवाइड किया जाए तो आप कहोगे सर रिमाइंडर 0 आ सकता है। लाइक 20 को कर लो डिवाइड। सर रिमाइंडर 1 आ सकता है, आप 21 को डिवाइड कर लो 1 आ जाएगा। सर रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, आप 22 को डिवाइड कर लो 5 4 22 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हो रही है ना बात? सर रिमाइंडर 3 भी आ सकता है, 23 को आप किससे डिवाइड करोगे? 5 से, रिमाइंडर आ गया 3। 24 तो 5 4 20 रिमाइंडर 4 बचेगा। यानी कि रिमाइंडर क्या हुआ? जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब कहो सर रिमाइंडर 5 आ सकता है। जैसे ही 24 के बाद आप 25 लेंगे नंबर, कौन सा नंबर लेंगे? 25। तो अगेन रिमाइंडर फिर 0 हो जाएगा। 5 5 जा 25। एक्सपेरिमेंट आपके सामने है। यानी कि ये रिमाइंडर जो है, जो भी हमारा डिवाइजर होता है, ये कंडीशन है, आप बात को समझिएगा। सारी चीजें आपके सामने, कोई डेफिनेशन रटा नहीं रहा हूं, इतनी बात याद रखिएगा। रिमाइंडर या तो 0 आएगा अगर डिवाइजर 5 है या कोई भी और डिवाइजर है, तो वो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। डिवाइजर के इक्वल भी नहीं हो सकता। वो कैसे हो जाएगा इक्वल? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब आप जितने भी आपके नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में यानी कि नेचुरल नंबर की बात हो रही, पॉजिटिव नंबर की, उसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक, उसमें से कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए, कोई भी 2 नंबर, उनमें एक छोटा और एक बड़ा। बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करिए तो वो एक एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करेंगे। वो एल्गोरिदम ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सही है ना बात? उसके बाद जहां पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बट वो डिवाइजर से छोटा होगा। इसमें कौन सी नई बात है पढ़ने में? इसमें कौन सी बड़ी बात है? सिंपल है ना बिल्कुल। तो फिर किस बात की दिक्कत है? अब अगर मैं आपको लिख देता कि सपोज देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉल a एंड स्मॉल b वेयर स्मॉल a इज ग्रेटर देन b, तो बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तो बड़े वाला का हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर कौन माना है यहां पर? मैंने b माना है। तो वहां पे 2 इंटीजर और आएंगे, q और एक r आएगा। जैसे कि 7 को 2 से डिवाइड किया तो 3 और 1 अपने आप आ गया। 3 कौन था? क्वोशिएंट, और 1 कौन था? रिमाइंडर। बट यहां पे हमें a आइडेंटिफाई नहीं है ना b आइडेंटिफाई है, बट इतना पता है कि a बड़ा है और b छोटा है। तो सीधी सी बात है, कोई क्वोशिएंट आएगा, कोई रिमाइंडर आ भी सकता है, या वो परफेक्टली डिवाइड हो गया तो 0 आ सकता है। तो यहां पे मैं ये कंडीशन लिख सकता हूं, वेयर 100% ये बात बोल सकता हूं, जो रिमाइंडर है r वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बट डिवाइजर से छोटा होगा। अभी डिवाइजर कौन लिया था मैंने? कौन लिया था बोलो? 5 लिया था ना। तो अब डिवाइजर कौन लिया? मैंने b लिया है। तो इस चीज को पढ़ना क्या मुश्किल है बताइए? अगर मैं ये डेफिनेशन पहले पढ़ाता तब बोलते आपके मास्टर पता नहीं क्या कह रहा है, ये a b q r पता नहीं क्या बकवास है, ये इतने मुश्किल तरीके से कौन पढ़ाता है डिवीजन? तो ये सारी चीजें, अब इसको ऐसे कौन एक्सप्लेन करता है क्लास 10th में? सब वही पढ़ाए जा रहे हैं, रटी रटाई डेफिनेशन। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से a इज ग्रेटर देन b, देन दे विल सेटिस्फाई अ इक्वेशन a इक्वल टू bq प्लस r, वेयर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा r और b से छोटा होगा। तो अब ये मैंने आपको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आपके सामने करके दिखाया है ना, इसी को इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। कौन सी नई बात है? एल्गोरिदम मैं आपको बता चुका हूं। एक प्रोसीजर होता है जिसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं। पूरा एक क्या है? स्टेप्स होते हैं। एक प्रोसीजर है जिसमें स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज हम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम, या फिर लेमा बोलते हैं। अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर लिया पहले, तो ये प्रूव हो गया। अब इस स्टेटमेंट को ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने में इसका हम यूज करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी वहां तक सोच भी नहीं जाएगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो आपने अपने स्कूल्स में करे होंगे, या कहीं पर जो भी वीडियो देखा हो, या कैसे भी करे हो मुझे नहीं मालूम, बट उन क्वेश्चन का मतलब ही कभी समझ नहीं आता क्लास 10 के बच्चे को। क्वेश्चन तो कर लेते, आंसर भी निकाल लेंगे, बस वो इसी में वेरिएबल में घूमते रहेंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो 1-2 क्वेश्चन मैं पहले आपको दिखाता हूं कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, सर कह रहे थे कि लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करा जाएगा। कैसे इसका यूज होगा? अब बच्चे सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? टीचर ने ये कराया, इसको कराने के बाद वो क्या पढ़ाएंगे? इसका यूज करके HCF LCM क्या होगा, HCF और LCM कैसे निकालेंगे। HCF और LCM इससे बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। हाँ, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके HCF निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकालते हैं। LCM भी निकल सकता है, एक जो फॉर्मूला है उसको लगा के।
बट HCF और LCM मेरे हिसाब से बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, उस पर अलग लेक्चर बनना चाहिए और 1 घंटे तक हम उस पर बात कर सकते हैं। ऐसे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप सिर्फ देख के नंबर्स का HCF और LCM क्रिएट कर पाएंगे, तो वो अलग टॉपिक है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एक्चुअल में है क्या और इसकी क्या एप्लीकेशन है, अब चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी और इन्होंने क्या कहा था। देखिए ये लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बुक किस लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर, अब आपको समझ आएगा, से A एंड B वेयर A इज ग्रेटर देन B। मान लीजिए 2 पॉजिटिव इंटीजर है या 2 पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो कि A और B हैं, जहां पर A B से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट, तो वहां पे 2 इंटीजर और एग्जिस्ट करेंगे भाई, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। जब आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो खुद में खुद क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है कि नहीं है? तो देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स और आएंगे, Q एंड R। Q और R जरूर आएंगे, सेटिस्फाइंग, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब समझते हैं, जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। सेटिस्फाइंग या सेटिस्फाइड करते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, सेटिस्फाइड। ये रहा A = BQ + R। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और आएंगे, 2 पॉजिटिव लिख दे रहा हूं क्योंकि क्वोशिएंट भी हमेशा पॉजिटिव होगा और रिमाइंडर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको करेंगे वो सेटिस्फाई। भाई सीधी सी बात है, डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहां पे डिवाइजर को B से डिनोट कर रहे हैं और डिविडेंड को A से डिनोट कर रहे हैं। क्वोशिएंट Q से ही है और रिमाइंडर R से है। Q भी कोई इंटीजर है और R भी कोई इंटीजर है, पॉजिटिव, सीधी सी बात है। अब रिमाइंडर के बारे में मैंने अभी आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया था ना कि रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, बट डिवाइजर से वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइजर से छोटा होगा। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो कहोगे सर रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 कभी भी नहीं आ सकता। वो चाहे आप किसी भी नंबर को ले लो डिवाइड। जब आप कोई नंबर पकड़ोगे पर्टिकुलरली, मैं को भी नंबर मैंने ले लिया 41, तो 5 8 40, रिमाइंडर 1 आ गया, 1 हमारी लिस्ट में था। तो एक ही नंबर में सारे रिमाइंडर थोड़ी आएंगे, बट पॉसिबल रिमाइंडर तो ये है। अगर आपको नंबर पता नहीं है कि भाई 5 से डिवाइड कर रहे हैं, किस नंबर को कर रहे हैं ये नहीं जानते, तो पॉसिबल रिमाइंडर ये हो सकते हैं। इस बात की आप गारंटी आंखें बंद करके दे दीजिए कि इसके अलावा अगर कोई आ गया तो हम अपना हाथ कटा सकते हैं, या आप बोल दीजिए आपके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। समझ आ गई? तो ये थी, दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको इतने मुश्किल तरीके से पढ़ा दिया गया, इतना मुश्किल बना दिया कि पता नहीं क्यों, या फिर इतना आसान बना दिया कि डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बच्चा सोच रहा है हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ ही है। अब वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं और उन क्वेश्चन का असली मतलब बताता हूं जिसमें हम इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके उनको सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं बच्चे, उसमें मैं नो डाउट कर लेते हैं, बट उस क्वेश्चन का असली मतलब क्या है वो कभी समझ नहीं आता। अब मैं उन क्वेश्चन पे भी एक्सपेरिमेंट करूंगा जो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी यहां पर लगाए थे। तो पहले रियल मतलब समझेंगे क्वेश्चन का, फिर एल्गोरिदम लगा के हम एग्जाम में कैसे करना है वो करेंगे। सो लेट्स गो। तो इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए ना बच्चों, एनसीईआरटी ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में है। अभी हम कोई एक्सरसाइज नहीं पढ़ रहे हैं, आप याद रखिएगा, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। सर आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम, 0 से लेके हीरो तक आपको इसमें मैं एक्सपर्ट बना रहा हूं। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम, कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन यहां पर कोड कर रहा हूं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन मैं कहीं से भी ले सकता था, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सी है? पहली एक्सरसाइज जो है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी नो एचसीएफ नो एलसीएम, उसके चक्कर में आप पढ़िए मत, अलग से उस पर वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है? टॉपिक वाइज पढ़ा जाता है, कभी भी एक्सरसाइज वाइज नहीं पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। शो दैट एनी odd positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, जहां पर q कोई सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, सम का मतलब कोई इंटीजर है, तो q की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? अब इसमें इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम का बच्चे यूज करते हैं, जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं, जिन लोगों ने, वो समझ रहे होंगे कि हमने इसको कैसे रट रटा के किया था क्वेश्चन को। बट अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ना, उन्होंने कहा दुनिया का, मैं तो ऐसे बोलता हूं दुनिया का, यानी कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से किसी ना किसी फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का, या इस फॉर्म का, या इस फॉर्म का। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन भले ही आप कर लीजिए, इसका आंसर भले ही आप निकाल लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सारा जो कंसंट्रेशन है वो इसी बात पे, क्या आपको ये बात समझ में आ सकेगी? भले ही मैं 1 घंटे में एक क्वेश्चन करा रहा हूं, या आप भले ही 1 घंटे में एक क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको इसका मतलब कभी लाइफ में समझ में आ सकेगा कि क्लास 9 में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका कोई मतलब निकल रहा था रियल दुनिया में, रियल लाइफ में इसका कोई मतलब भी था? कभी नहीं आ सकेगा। शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं, सॉल्यूशन नहीं है ये, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट। चलिए, दुनिया का कोई भी ऑड होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन है? सर 1। उसके बाद 3 ले लो, कोई से भी ले लो। उसके बाद 5 7 9 11 13 15 17 19, चलो थोड़ा बड़ा करो, 101 सर, थोड़ा छोटा करिए, 49 सर, और करिए 333 एंड सो ऑन। सारे ऑड हैं, सारे पॉजिटिव है, सारे इंटीजर हैं। हो गई बात? कह रहे हैं या तो इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म का होगा, या इस फॉर्म का होगा। ठीक है भाई, इस फॉर्म का होगा। बट क्यू क्या है यहां पर? क्यू सम इंटीजर, यानी कि क्यू की वैल्यू आप कुछ भी ले लिए अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हर चीज का मतलब होता है सम इंटीजर, जहां भी वो लिखेगा तो सम इंटीजर का मतलब है एनी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव भी ले लीजिए, उन्होंने इंटीजर बोल दिया है, बट पॉजिटिव की बात चल रही तो पॉजिटिव ही रखेंगे। चलो 1 को लेते हैं। 3 केस है हमारे पास, या थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर रहा हूं। एक है हमारे पास 6q + 1, एक है 6q + 3, और एक है 6q + 5। उन्होंने कहा इन तीनों में से किसी फॉर्म का ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, दुनिया के सारे ले लीजिए। 1 को किस में फिट करोगे? 1 किस फॉर्म का है? सर यही तो समझना चाह रहे हैं, यही तो समझाइए कि ये क्या मतलब है इस क्वेश्चन को, ये कहना क्या चाह रहे हैं, बस आते हैं। अगर हम इसमें रख दें 1 को और q की वैल्यू 0 कर दें, 6 × 0 + 1 आंसर इज 1। उन्होंने कहा था q इज सम इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर ले लिए फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बोला एनी वैल्यू। तो अगर हम q की वैल्यू 0 कर दें तो 1 इसमें फिट हो जाएगा, यानी कि इस फॉर्म का हो गया। उन्होंने कहा था तीनों में से कोई ना कोई फॉर्म जरूर बनेगी। सर 9 का समझा दीजिए इसी तरीके से। 9 बताओ, तुम खुद बताओ 9 कैसे बनाओगे। देखो अगर आपको याद हो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था, a = bq + r, डिविडेंड = डिवाइडर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। तो ये bq + r है ना, bq + r, bq + r। तो हमारा एक आ गया डिविडेंड, डिविडेंड ये नंबर्स हैं। तो आप 9 जो मुझे दे रखा है, यानी कि वैसे तो मैं डायरेक्टली फिट कर सकता हूं यहां पर 6 × 1 = 6 + 3, लेकिन अगर आपको पता लगाना है, जैसे 101 का पता लगाना है, पहले इस बात को समझो। तो 101 को 6 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 6 से। देखो करो, 6 × 1 = 6, कितना बचा? 4 1, सही है। और 6 × 6 = 36, कितना बचा? 5 रिमाइंडर। 5 रिमाइंडर कौन से केस में? ये देखो, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 × क्वोशिएंट कितना है? 16 प्लस रिमाइंडर कितना है? 5, यानी कि 101 इस वाले केस में फिट होगा। तो दुनिया में अब आप कोई ऐसा ऑड पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ के लाओ जो इन तीनों में फिट ना हो, 10,000 रुपए आपको इनाम के तौर पे मैं देता हूं। ऐसे थोड़ी ना दे दूंगा 10,000 रुपए, आपको क्या लग रहा है? इतने टाइम से मैथमेटिक्स पढ़ी है या पढ़ाई है तो ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे। कोई नंबर ऐसा होगा ही नहीं जो इन तीनों में से, कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऐसा होगा ही नहीं जो इन तीनों फॉर्म में से किसी में फिट ना हो। बट आपको इसका असली मतलब समझ में आया? अरे भाड़ में गया क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है, वो तो कर ही लेंगे यार, वो तो समझ ही लेंगे। सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में क्या लिखना है, वो सब समझ लेंगे। इसका रियल मतलब तो समझ लो, एक क्वेश्चन करो एक सेशन में। बट आज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब आप समझ के जाओगे जब आज आप शाम को सोओगे। अभी तो यहाँ पे बहुत टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब आप ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा कल दिन में, और आप जब रात को सोएंगे तो आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो चुका होगा, आप रियल मतलब समझ चुके होंगे भाई दुनिया में इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम इसलिए बनाया गया था और ये इसका असली मतलब है। ठीक है, 15 ले लीजिए, 15 तो 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 + 3 15, यानी कि इस फॉर्म का हो गया। दूसरी एक बात और मैं बोलता हूं बच्चों से कि बच्चों इसमें 6q + 1 आया, इस पैटर्न को पहचानो। 6q + 3 आया, 6q + 5 आया।
उसके बाद 6q + 7 आना चाहिए था, तो 6q + 7 पे वो क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई पूछ ले फिर क्या करोगे? देखो a = bq + r होता है, तो यहां पे b कौन होता है? डिवाइजर, और r क्या होता है? रिमाइंडर। अभी मैंने आपको समझाया था जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा ही होगा, तो 6 से छोटा नंबर 5 है, यानी कि आप 7 पे जा ही नहीं सकते। अगर यहां होता 4 तो ये होता 4q + 1 एंड 4q + 3, 4q + 5 भी नहीं होता फिर वहां पर। अगर यहां होता 2 तो ये होता 2q + 1 ओनली, अगर ऑड की बात चल रही है तब। तो ये इस क्वेश्चन का असली मतलब था, यानी कि अब आप मान के चलिए, या मैंने आपको प्रूव कर दिया कि कोई भी दुनिया का ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले आइए, आप q की वैल्यू को इंटरचेंज करते रहिए, चेंज करते रहिए, और किसी ना किसी फॉर्म में इन तीनों में से जरूर फिट हो जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, चाहे वो 9,99,99,999 क्यों ही ना हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, जब 6 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 1 या 3 या 5 आएगा। अब कहोगे सर आपने तो बताया था 6 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5। हाँ बिल्कुल बताया था, जब 0 आएगा रिमाइंडर तो वो इवन होगा, जब 2 आएगा तो इवन होगा, जब 4 आएगा तो वो नंबर इवन होगा। यहाँ ऑड की बात हो रही है सर, इवन होगा, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। अब क्वेश्चन करते हैं, अब समझ में आएगी। अब करते हैं क्वेश्चन, इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो अब फाइनली इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इक्लियर डिवीजन लेमा का यूज करके। तो यहां पे लेमा का भी अपना मतलब क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बताया था, एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव्ड है और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालो आज। देखो सॉल्यूशन, कभी भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसने कहा है एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको ऑड और इवन से कोई मतलब नहीं होगा, आप एक इंटीजर मान लीजिए। याद रखिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, आपको ऑड इवन तो प्रूफ करना होगा। तो हमेशा याद रखिए, लिखने के लिए, अब देखिए मैं आपको रटाऊंगा, ये लाइन आप रटो, फिर नहीं लैंग्वेज अच्छी बन जाएगी। रटने का मतलब ये नहीं, अगर आपको ये लाइन अच्छी है तो आप इसको कॉपी करो। आप हर क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे जब आप एग्जाम में लिखेंगे। लेट ए स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब किस फॉर्म का होता है? ऑफ द फॉर्म bq + r। अब मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं b की वैल्यू क्या होती है? डिवाइजर। वो आपको क्वेश्चन देगा b की वैल्यू, तो यहां पे डिवाइजर कौन है? 6। तो आप यहां लिखोगे वेयर b = 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं डायरेक्ट कराता तब भी समझ में आ जाती, बट क्वेश्चन का असली मतलब कभी समझ नहीं आता कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑड नंबर इसमें कैसे फिट होंगे, जो मैंने भी आपको दिखाया था, ठीक है। Therefore a की वैल्यू हो गई, a कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव, यानी कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। 6 से डिवाइड किया जा रहा है, b की वैल्यू 6 लिए, तो ये 6q + r हो गया, b की जगह 6 लगाओगे। अब वो कंडीशन याद है आपको, कंडीशन भी तो लगाओगे, जहां पर 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा r, बट b से छोटा होगा। b कौन है सर? 6। ये कंडीशन होगी। अब मुझे बताओ व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। क्वेश्चन खुद ही आपको लेके जाएगा, आप क्वेश्चन को लेके नहीं जाओगे, वो खुद ही कह रहा भैया 0 से बड़ा हूं मैं और 6 से छोटा हूं, तो कौन हूं मैं? तो तुम कहोगे सर मैं हूं 0, क्योंकि 0 के इक्वल भी है, मैं हूं 1, मैं हूं 2, मैं हूं 3, मैं हूं 4, मैं हूं 5। समझ रहे हैं? यानी कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। अब वो सेपरेट होगा इवन ऑड में अपने आप। तो अब हम केस बनाएंगे। देखो मैंने कहा था एल्गोरिदम स्टेप वाइज, तो अब देखो कितने सारे स्टेप आएंगे, वेरियस स्टेप्स, वेरियस प्रोसीजर्स which are used to solve a particular problem, या फिर लेमा, a proven statement which is used to prove other statement। तो हर वर्ड का अपना मतलब है यहां पर, हर वर्ड का। देखो अब आप केस बनाओगे, पहला केस, if r = 0, अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो a बराबर हो जाएगा 6q। इसको आप बंद कर दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए, सीधी सी बात है, 6q + r था ना, तो इसमें पुट करा रहा हूं मैं वैल्यू को, तो r की वैल्यू 0 हो गई तो 6q तो रह गया। क्वेश्चन हटा दे बेटा, अब तो क्वेश्चन को हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहां कर लेंगे। लैंग्वेज इतनी आपको कॉपी करनी है, इतनी लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। तो दूसरा केस बेटा क्या बनेगा? इफ r = 1, तो a = कितना हो जाएगा? 6q + 1। इवन ऑड पता नहीं। इफ r = 2, देखो हो रहे हैं स्टेप्स, हो रहे हैं, इसी को एल्गोरिदम बोलते हैं। तो a = 6q + 2, इवन ऑड पता नहीं। इफ r = 3, तो a = कितना हो जाएगा? 6q + 3। सेम एज इफ r = 4, तो a = कितना हो जाएगा? 6q + 4। एंड इफ r = 5, देन a = हो जाएगा 6q + 5। इन सारे आंसर को अगर मैं इनबॉक्स करूं, 1 2 3
4, 5 और एक ये 6 आंसर बने। उसने कहा था हमसे ऑड जो नंबर होगा, जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो 6q+1 वाला होगा, 6q+3 वाला होगा, 6q+5 वाला होगा। अब हमको किसी तरीके से ये प्रूफ करना है कि ये ऑड है। अब हमें इसमें q लगा हुआ है, तो q तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, तो इस पूरे नंबर को ऑड कैसे प्रूफ करें, ये टेंशन आ गई। अब कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आप खुद ही करो, फिर से एक्सपेरिमेंट करो। इवन नंबर की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि q इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। जल्दी 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 करो। 2 3 6, यानी कि 2 है इवन, ऑड से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, आंसर इवन आ रहा है। 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी या फिर कोई दूसरा नंबर ले लो, 4 ले लो। इवन नंबर की चाहे इवन से मल्टीप्लाई कराओ चाहे ऑड से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आएगा इवन। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, या आप ही कर लोगे, इतना सिंपल है क्या? मैं हर बात पे क्या गारंटी दूं आपको? समझ रहे हैं बात को? तो ये बात तय हो गई कि 6 की मल्टीप्लाई q से हो रही है, इवन आएगा। q इवन ऑड कुछ भी हो, 6 की मल्टीप्लाई q से हो रही है, इवन इवन, यानी कि 6q जो है वो इवन है। अब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप फिर से करके देख लीजिए। इवन में अगर आप इवन प्लस करेंगे ना बच्चा, तो आंसर इवन आएगा, सभी जानते हैं ना। एक एक बात को समझो डिटेल में। और अगर आप इवन में ऑड प्लस करेंगे ना, तो ऑड आएगा, ये बात पक्की बात है, छोटे क्लास में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो हम गारंटी दे सकते हैं ये हो गया इवन। 6q इवन है, उसमें 1 प्लस कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑड। अब आगे इवन ऑड लिखते चलो। 6q इवन, इवन में 2 प्लस कर रहे हैं यानी कि इवन, तो ये हो गया इवन। इसी तरीके से अब आप समझदार हो ही, मैं ऑड इवन ऑड। उन्होंने 3 बोला था कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो 3 फॉर्म के होंगे, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। आप देख लो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के ऊपर ही ऑड लिखा हुआ है, बाकी सारे इवन है। अब ये क्वेश्चन हो गया, इतनी सारी बातों का, इतना सारा समझाने का, कुछ तो फायदा उठाओगे। इतनी देर थोड़ी ना लगेगी सॉल्यूशन बनाने में, इसको बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट का समय लगेगा। बट चीजों को जब एक बार समझ लोगे ना, तब मजा आएगा करते हुए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो इवन प्रूफ करने को आए, चाहे वो ऑड प्रूफ करने को आए, डिवाइजर की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, ये आपको लिखना होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म bq+r। जो क्वेश्चन में आपको बी दिया होगा, रिमाइंडर की वैल्यू आपको पॉसिबल बनानी होगी और सारी रिमाइंडर की वैल्यू आपको पुट करानी होंगी, और आप इवन ऑड उसमें से ढूंढ लेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, अब वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, रियल मतलब मैंने आपको क्वेश्चन का समझा दिया है, तो वो शायद इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है, चलिए वो देखते हैं फिर। ओके, तो जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में नहीं है, मैं एग्जांपल से ले रहा हूं, या फिर किसी दूसरी किताब से जो उठाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं एक क्वेश्चन आप इस टाइप का और कर लें, इवन और ऑड वाला। तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 फॉर सम इंटीजर q। किसी इंटीजर q के लिए जो दुनिया में कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा एनी, वो या तो 4q+1 को फॉर्म का होगा या 4q+3 का होगा। अब आप समझ गए ना, यहाँ पे डिवाइजर कौन दे रखा है, 4 दे रखा है। इसका असली मतलब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। कोई सा भी ऑड नंबर उठाइए, 49 उठा लीजिए, 49 ऑड है ना, डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 4 डिवाइजर है ना, तो q की वैल्यू क्या आएगी, 4 11 44, 4 12 48, 12 रिमाइंडर क्या बचा, 1 वाला रिमाइंडर कौन सा है, देखो 4q+1, q की वैल्यू 12 हो गई, समझ रहे हैं। 129 उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 2 8 +1, यानी कि 4 × 32 +1, ये भी इस फॉर्म में चला गया। कोई और नंबर उठाइए, 151, ये भी एक ऑड नंबर है, 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12, 4 7 28, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि 151 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 37 q की वैल्यू आ जाएगी क्वोशिएंट, और रिमाइंडर आ जाएगा 3। यानी कि दुनिया में कोई ऑड नंबर, वैसे तो 4 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 2 3, बट 0 और 2 आएंगे इवन पर और 1 और 3 आएंगे ऑड पर। तो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ऑब्जर्वेशन मिलते जाएंगे, दिमाग आपका खुलता जाएगा, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं बात को? तो अब ये क्वेश्चन तो आप मन में बना के बैठ जाओगे, यार अब ये हलवा लगेंगे बिल्कुल। अब देखो अब करना कैसे है,
इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का यूज करके, तो वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं कि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए फंडा क्या है इसे। तो लेट, वही से बोलो मेरे साथ, मन मन में बोलो क्या क्या है। लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, किस फॉर्म का? ऑफ दी फॉर्म, कौन सी फॉर्म? बी क्यू प्लस आर, वेयर बी की वैल्यू बताओ बच्चों क्या लेनी है? बिल्कुल करेक्ट, बी की वैल्यू यहां पे लेनी है 4, क्योंकि यहाँ डिवाइजर है 4। तो बी की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 100% मिल ही जाएगी, चिंता ही कोई बात नहीं। तो ए इस फॉर्म का हो गया बी क्यू प्लस आर, तो भैया बी यहां से हटा दो, बी की वैल्यू है 4। रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, बट डिवाइजर से छोटा होता है, एंड द डिवाइजर इज 4। तो देयरफॉर या इंप्लाइज दैट, ये साइन इंप्लाइज दैट का बोलते हैं, यानी कि ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, इंप्लाइज दैट। तो इंप्लाइज दैट आर की वैल्यू क्या क्या बन गई? 0 1 2 3। अब 0 रखवाना तो 4 बनेगा, प्लस रखवाओगे 4 प्लस 1 बनेगा, यानी कि 1 रखवाओगे तो 4 प्लस 1 बनेगा, 2 रखवाओगे 4 प्लस 2 बनेगा, 3 रखवाओगे तो 4 प्लस 3 बन जाएगा। उसमें 2 इवन हो जाएंगे, 2 ऑड हो जाएंगे, आपको ऑड वाले ले लेने, आगे आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को इतना नोट कर लीजिए, आगे आप इसको खुद बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही बिल्कुल एकदम क्लियर हो गई होगी आपको ये बातें। ये थे लेवल 1 के क्वेश्चन। अब लेवल 2 में वो उसका स्क्वायर भी करवाता है, उसका क्यूब भी करवाता है। एनसीईआरटी ने 2 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो वो 2 क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व करा रहा हूं, नंबर उसका बताऊंगा। तो इस तरीके से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के, और ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वो 2 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन मैं बता देता हूं कौन सा है वो। क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन। ये लेवल 2 बोलता हूं मैं इसको। इसमें क्वेश्चन लेवल 3 तक जाते हैं। लेवल 1 लेवल 2 एनसीईआरटी में मिल ही जा रहा है आपको, लेवल 3 के क्वेश्चन फरमान सर आपको खुद कराएंगे अपने पास से, ठीक है। तो इस लेक्चर में लेवल 1 लेवल 2 एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिनिश करके बैठ जाओ, बहुत आराम से बैठ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो HCF LCM के ऊपर पूरी डिटेल में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था? 4th, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। एनसीईआरटी सभी के पास होगी, मदर है ये सारी किताबों की मदर, इनसे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनाता कोई रिसर्च लेवल पे। यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन, शॉर्ट में लिख दो, लेमा। क्या बोलते हैं आगे? टू शो दैट, ठीक है क्लियर है, टू शो दैट द स्क्वायर। अब आगे देखो स्क्वायर, जहां भी स्क्वायर और ये क्यूब होता है इसको मैं लेवल 2 बोलता हूं। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म है भाई? 3m। लो भाई, अब एक कंफ्यूजन हो, सर ये अभी तक तो q आ रहा था अब m आ गया। अरे तो बेटा वो कोई भी इंटीजर है, f से डिनोट करो, a से डिनोट करो, b से करो, q से करो, p से करो, क्या फर्क पड़ता है? किसकी सेहत पे फर्क पड़ता है? और 3m + 1, दुनिया का कोई भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर देख रहे हो, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, फॉर सम इंटीजर m। अब इसका असली मतलब अगर हमने नहीं समझाया तो फिर हम फरमान सर नहीं है, फॉर सम इंटीजर m, ठीक है ना। तो भाई असली मतलब समझ ले पहले, नकली मतलब एग्जाम में नंबर तो लाते ही रहेंगे। सॉल्यूशन ना, पहले एक्सपेरिमेंट होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 1 2 3 4 5 6, चलो इतने काफी हैं। इनका स्क्वायर करो, क्योंकि वो कह रहा है स्क्वायर, देख रहे हो, बिल्कुल घर पे लैब बना लो मैथमेटिक्स। कॉपी हमारे हो गए क्या बोलेंगे इनको, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो भी है एक्सेसरीज, लैब एक्सेसरीज जो भी होती हैं। मैथ में एक तो लैब नहीं होती, बहुत कम जगह पे होती है मैथ्स लैब, और जहाँ होती है वहाँ कराते नहीं है लोग मैथ्स लैब, केवल नाम होता है कि भाई हमारे स्कूल में मैथ्स लैब है। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास कॉपी और आपका पेन है, वही मैथ्स लैब है, वही आपके वेपन्स हथियार हैं। देखो सारे एक्सपेरिमेंट, सारे रिजल्ट यहीं पे आएंगे। 1 का स्क्वायर, फिर एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा आइंस्टाइन से रिलेटेड, ठीक है। एक स्टोरी कोशिश करूंगा रोज हर लेक्चर में बताऊं, ताकि आप मोटिवेट भी होते रहें साथ में साथ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। किस में फिट करना है?
सर 3m में और 3m+1 में, जहां पे m की वैल्यू कुछ भी ले लो, इंटीजर यानी कि एनी वैल्यू। सर 1 आ रहा है, क्या करें? बिल्कुल 3 × 0 + 1, m की वैल्यू 0 कर दो तो ये 1 का स्क्वायर इसमें फिट हो जाएगा। सर 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, क्या करें? 3 × 1 + 1, m की वैल्यू 1 कर दो तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इसी में फिट हो जाएगा। सर 9 आ रहा है, तो 3m वाले में 3m की वैल्यू 3 कर दो, 9 इसमें फिट हो जाएगा। 16, सर 16 का क्या करें? 3 × 5 = 15 + 1 16, 3m+1 फॉर्म का हो गया ये वाला, समझ रहे हैं ना बात को। 25 भी इसी में हो जाएगा, 3 × 8 = 24 + 1, तो 25 जो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है वो 3m+1 का है। 36, ये लो बेटा 6 × 36, दुनिया का कोई भी स्क्वायर नंबर उठा लाओ, कोई भी, एनी, या तो इस फॉर्म का बनेगा या इस फॉर्म का बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं दुनिया का हर स्क्वायर नंबर या तो 3 से डिवाइड हो जाएगा या 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बन देगा। अब एक अंडरस्टैंडिंग और आ गई, 3m+0 है ना, ये कोई भी नंबर मान लो, a क्या है? कोई स्क्वायर नंबर है, तो दुनिया का कोई भी स्क्वायर नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा या डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर कितना देगा? 1 देगा। रिजल्ट आपके सामने, इन सब में रिमाइंडर 0 है। ये अंडरस्टैंडिंग है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। मैं भी तो जानूं आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, ये सारी बातें क्या बताई गई थी। तो बस बेटा पढ़ते जाओ ईमानदारी से, एक एक चीज क्लियर होगी आपको। तो सर अब इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा? नंबर भी तो चाहिए, मार्कशीट भी तो सजानी है फ्रेम करवा के। तो ठीक है भाई, मार्कशीट का भी आपके जुगाड़ करते हैं। चलो कहां से स्टार्टिंग बताई थी? सॉल्यूशन। चलो पिंक वाले से करेंगे। भाई सब भाई, लेट स्मॉल ए, कोई भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का आएगा इस टाइप का, यहीं से शुरू करो। लेट स्मॉल ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म स्टोरी सुनानी है मुझे, यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, पता लगे मैं बोल के भूल गया। एक स्टोरी बतानी है, ठीक है ना? हाँ, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म BQ + R वेयर B = बताओ जल्दी से, B की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन से देख के बताओ। डिवाइजर सर 3 ओके बिल्कुल सही है। इंप्लाइज दैट A = हो गया BQ + R यानी कि 3Q + R। जल्दी से रिमाइंडर की कंडीशन लगाओ। सर 0 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, ठीक है। हाँ यहाँ लगाओ ना, इंप्लाइज दैट। तो रिमाइंडर की वैल्यू लो 0 1 2। सर फंस गए आप। सर कहाँ से फंस गए? आप ही का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ खुद से। सर आप यहाँ पर फंस गए कि रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 3, 0 1 2, यानी कि देयर विल बी 3 केसेस, बट क्वेश्चन में है 2 केसेस। सर फंस गए आप। सर नहीं फंसे हैं, अब ये भी एक मिस्ट्री हो गई अभी के लिए। 3 केस है और आंसर है 2, तो तीसरा केस क्या उससे बाहर निकल जाएगा, या क्वेश्चन गलत है, या क्वेश्चन वाले एक केस लिखना भूल गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सॉल्यूशन देखोगे तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन हटा दें, क्वेश्चन हटा देते हैं। सर नहीं बोले हैं भाई, सर का कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, चिंता मत करो। चलो आर को अभी इफ यहां लिख देते हैं ना, थोड़ी सी जगह का सदुपयोग करें। इफ r = 1 तो a बराबर क्या हो गया? सॉरी r = 0 ले लो ना पहले। हाँ तो r बराबर हो गया, a बराबर हो गया 3q। बट सर ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ है इस फॉर्म का, उसने कहा था स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तभी तो लेवल 2 है। तो अभी इसका स्क्वायर कराओ भैया, तो इसका स्क्वायर करा लो। a² बराबर हो जाएगा 9q²। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले स्क्रीन में चेक कर लूं कैमरा की, दिखाई दे रहा है इतना नीचे का या नहीं दे रहा है? एक सेकंड वेट। हाँ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है, अभी और भी नीचे लिखा जा सकता है, ठीक है। हाँ भाई यहाँ लाइन खींच लेते हैं, इस जगह का यूज करेंगे। तो हमें जो फॉर्म लानी थी देख रहे हैं आप, 3m और 3m+1, तभी तो ये लेवल 2 है m। सर आपका तो q आ रहा है। अब देखो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो a² बराबर, ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये कॉमन निकाल लेना है आपको q फॉर्म में ही मानना है हर बार। तो 3 निकाल लो कॉमन, तो 3 तो ऑलरेडी कॉमन है ही, तो ये बचेगा 3q², ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है ना? m को बोल रहा था वो कोई इंटीजर है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं q हमने कोई इंटीजर माना था। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म BQ + R वेयर b = 3, और q और r कोई इंटीजर ही तो होते हैं। तो q इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर कराओगे वो भी इंटीजर बनेगा। देखो q का स्क्वायर हो रहा है ना, तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर बनेगा।
फिर उस स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है तो वो आंसर कोई इंटीजर ही तो आएगा, एक नंबर ही तो होगा। मान लो q की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 9 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 27। समझ रहे हैं बात को? तो आएगा तो कोई सिंगल इंटीजर ही, वो क्या आएगा वो तो हमें मालूम थोड़ी है। जब q की वैल्यू फिक्स कर दोगे तो 3q² की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए क्या हम इस वैल्यू को एक वैल्यू मान लें, ऑब्वियसली एक वैल्यू है, उसको हम m लिख दे रहे हैं। m इज एनी इंटीजर फॉर विच m इक्वल टू 3q²। आप q फिक्स करो, हम m फिक्स कर देंगे। आप q की वैल्यू 1 करो, 3 × 1 का स्क्वायर 3, आप q की वैल्यू 2 करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, तो वो m की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। तो यहां भी उन्होंने इसलिए बोला था कि m है। आप समझ रहे हो बात को? इसलिए उसने q नहीं बोला था। अगर वो q बोलता तो मैं यहां पे मानता bm + r। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहां पे हमने डिफरेंट माना था, उसकी चिंता आप मत करें। फिर जब आप कॉमन लेंगे तो जो भी बचेगा ब्रैकेट में वो एक इंटीजर होगा, उस इंटीजर को आप सिंगल इंटीजर पुट कर दीजिए, m जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो कहेंगे सर हाँ भाई सर एक केस तो हो गया, बट रिमाइंडर अभी भी आप फंसने वाले हैं। रिमाइंडर 3 है यहाँ पर। अभी आपका a² यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m का आ गया 3m। दूसरे केस से दूसरा आ जाएगा, तीसरे का क्या करोगे? तो वही तो आपको देखना है, पेशेंस रखो। चलो नंबर 2, इफ r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q + 1। हमें चाहिए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर तो कराओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देना या डायरेक्ट लिख दो। तो ये हो गया 3q + 1 का स्क्वायर। अब आएगा मजा। तो 3q का स्क्वायर क्या बना 9q², 1 का स्क्वायर 1 बाद में लिखूंगा इसको, पहले 2ab वाली वैल्यू लिख दे रहा हूं। तो a² + b² + 2ab, 2 3 6q + 1। तो हमें 1 चाहिए भी था क्योंकि हमें बनाना है 3m बनाना है या 3m + 1 बनाना है, तो हमें 1 चाहिए भी था। 1 को छोड़ दो, इसमें से क्या 3 कॉमन मिलेगा? क्योंकि आपको 3m बनाना है तो 3 कॉमन मिलना ही मिलना है हर बार में। तो 3 निकालो, कॉमन क्या बनेगा 3q² + 3 2 6 यानी कि 2q + 1। तो ये कोई इंटीजर ही तो आएगा। अगर हम q की वैल्यू फिक्स कर दें तो ये एक परफेक्ट आंसर बनने लगेगा, जो भी सिंगल नंबर। तो अब यहां पे इसको m पुट कर दो, तो a² बराबर हो गया, इधर लिखो थोड़ा, a² बराबर हो गया 3m, ये हो गया m + 1। हाँ बस ये क्या करो, ब्रैकेट में लिख दिया करो कि m की वैल्यू जो हमने मानी है वो ये मानी है 3q² + 2q। ये मैं समझ लिया सर ये आपने कैसे लिख दिया, अरे ये कोई इंटीजर ही तो आएगा, m भी तो कोई इंटीजर ही है, इक्वल हो जाएंगे, बात खत्म हो गई। इसी वैल्यू को वो m बोल रहे हैं, एक्चुअली अलग अलग वैल्यू नहीं है वो। चलिए सर इतनी बात भी मान ली, मजा आ गया बिल्कुल करके। तीसरे वाले का क्या करोगे? अब देखो तीसरा केस वो करेंगे इतनी जगह में, बहुत काम की चीज है। इफ r बराबर अगर हो जाए 2, सीधी बात है, a बराबर हो जाएगा 3q + 2, होल स्क्वायर करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 9q², 2 का स्क्वायर 4 बाद में लिखेंगे, और 2ab 3 2 6 2 12q। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले भी लोगे तो रिमाइंडर क्या बचा 4। क्या रिमाइंडर 4 बच सकता है? जल्दी बोलो, नहीं बच सकता ना। तो अगर ये वैल्यू रिमाइंडर की हमें मालूम है डिवाइजर से बड़ी आएगी नहीं, जैसे 4 बचा, आपका 4 बचा तो 4 तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 1 जा 3, तो 4 की बदले बचा क्या 1 बचेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूं डिवाइजर के टर्म में उसको ब्रेक कर लेना, यानी कि अगर आपका डिवाइजर 3 चल रहा है तो 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 1 जा 3, तो 1 बच जाएगा। यानी कि अब आप इस 4 को 4 नहीं लिखोगे, 3 + 1 लिखोगे, जिससे यहां से 3 कॉमन ले सको। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो अगर यहां पे 8 होता तो हमें इसमें से 2 3 बाहर निकाल सकते थे, 3 2 जा 6 बचा 2, तो इसको 6 + 2 लिख लेते। समझ में आ रही है बात? तो 2 आपका हो जाता रिमाइंडर, और 3 से छोटा भी है वो। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये लास्ट वाली वैल्यू, रिमाइंडर नहीं बोल रहा हूं मैं इसको, रिमाइंडर तो बड़ा हो ही नहीं सकता था, बट कोई नंबर अगर 3 से बड़ा बन जाए, जैसे 4 बना था, तो आप उसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना, तो 3 + 1 में ब्रेक हो सकता है। जैसे बन जाता 11 तो उसको 9 + 2 लिख लेते, बन जाता मान लो 22 तो उसको 21 + 1 लिख लेते, 3 के मल्टीपल के साथ ब्रेक कर लेते। तो a², अब यहां से देखो 3 कॉमन ले डालो, जब 3 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा ये, अब देखना मजे की बात, 3q², 3 4 12 4q + 1, और +1 ये रहा। समझ रहे बात को? अब ये पूरी वैल्यू m की हो गई, वेयर m = 3q² + 4q + 1। तो इसका आंसर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस तरीके से एरो बना के, कंजेस्टेड हो गया थोड़ा सा, तो ये हो गया a² = 3m + 1। तो केस जरूर तीसरा था जो तुम कह रहे थे कि सर 3 केस बनेंगे,
बट आंसर वही दो बने हैं, 3m प्लस 1 दूसरे वाले से भी बन रहा है, तीसरे वाले से भी 3m प्लस 1 बन रहा है, यानी कि तीसरा केस पॉसिबल है ही नहीं। अगर रिमाइंडर और भी बनते तो आंसर उन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आता रहता। तो यहां से कितनी बड़ी बात आपको समझ में आई है, समझ रहे हैं बात को? तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, सॉल्यूशन को, और कहीं अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो बार बार मैंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं, उसको पाउस कर करके देखिए। अब एक तीसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने बनाया वो इस एक्सरसाइज के लास्ट वाला क्वेश्चन है, वहां पे उसने स्क्वायर की जगह क्यूब कर रखा है, तो दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स डू दैट। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5th है। सिर्फ डाटा लिख ले रहा हूं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। यूज इक्वलिटी डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा सब? तो ये इस फॉर्म का होगा जो बताया गया, 9m यानी कि डिवाइजर 9, बहुत सारे रिमाइंडर बनेंगे फिर। तो यहां पे एक चीज और समझोगे अब आप, यहां पे भी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब सपोज कर लो अगर हम डिवाइजर को यानी कि b की वैल्यू को 9 माने तो 9 रिमाइंडर पॉसिबल होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 रिमाइंडर के 9 रिमाइंडर के 9 केस बनोगे, फिर 9 केस में क्यूब कराओगे, कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशन होंगी, 9 केसों में से आंसर वही 3 आएंगे निकल के। तो हम यहां पे डिवाइजर को चेंज कर लेंगे बच्चों, ये आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है, यानी कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने की ट्रिक है। सॉल्यूशन वहीं से होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म बी क्यू प्लस आर, वेयर बी इक्वल टू तुमको 9, मैं 9 नहीं ले रहा हूं क्योंकि 9 में 9 केस बनेंगे, बहुत लेंदी हो जाए क्वेश्चन। कोई ऐसा केस लो जिसमें देखो हमें क्या बनाना है, 9 कॉमन लेना है, समझ रहे बात को? 9 कॉमन लेना है, मतलब 9m 9 के मल्टीप्लाई में कुछ बने, फिर 9m प्लस 1 बने, फिर 9m प्लस 8 बने, ठीक है ना? तो 9 कॉमन आना चाहिए, यानी कि 9 मल्टीपल में आना चाहिए। 3 का क्यूब अगर मैं 3 ले लूं तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 को लिख सकते हैं 9 3 27, यानी कि 3 के हर क्यूब में 9 तो आएगा ही आएगा, और 9 हम कॉमन ले लिया करेंगे, बाकी 3 के मल्टीपल के साथ वो लिख जाएगा। तो 3 से हमें फायदा ये होगा, सिर्फ 0 1 2 बनेंगे आपके रिमाइंडर, 3 केस बनेंगे और 3 ही हमें आंसर बनाने, तो ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा। स्क्वायर वाले में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना? अगर ये स्क्वायर वाला होता मान लो तो वहां पे कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता, बट 9 अगर होता तो 3 के स्क्वायर वाले में पॉसिबल हो जाता, 3 का स्क्वायर होता 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से मान लो जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 2, अब 2 का क्यूब कर दूं, इसको b की वैल्यू 2 ले लूं, तो 2 का क्यूब बनेगा 8, मुझे कॉमन चाहिए 9। तो अगर इस टाइप का कोई लेंथी क्वेश्चन आता है तो हम ये देखते हैं कि 9 को सब्स्टिट्यूट कर सकता है कोई, फिर हम उसका क्यूब करना है, क्यूब करके हमें 9 कॉमन चाहिए, तो यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है 9 को, वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है 3, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आ गई, बस आगे वही है। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3 क्यूब प्लस r, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 0 के बराबर, या वो मैं इतना डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है? तो अब इफ r की वैल्यू 1, यहां से करते हैं, इफ r इक्वल टू 1 नहीं 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब, क्यूब कराना है दोनों साइड, तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो गया 27 क्यूब, क्या कॉमन लोगे, 9 कॉमन लोगे, 9 3 27, 3 क्यूब, 3 क्यूब को क्या पुट कर दोगे, m, तो देखो भैया m की वैल्यू क्या है, 3 क्यूब है, तो ये हो गया ना इस फॉर्म का, प्रूफ हो गया। दूसरा, इफ r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 3 क्यूब प्लस 1, अब क्यूब कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हैं? अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, तो लेंथी तो जाएगा ही जाएगा, तो a क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना होगा, 27 क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab, तो 3 3 हो जाएगा 9, 3ab होता है ना, तो 9 क्यूब अंडर ब्रैकेट a प्लस बी, 3 क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप 27 क्यूब 1 को बाद में लिखेंगे, 9 3 27 क्यू स्क्वायर और 9 1 9, तो एटलीस्ट 9 तो कॉमन मिल ही रहा है, और 1 बचा आपका ये, ठीक है? तो a क्यूब इक्वल टू हो गया 9, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 9 3 27,
तो 3q क्यूब, 9 3 27, 3q स्क्वायर, 9 1 9 प्लस 1। इसको आप अगर m पुट कर लें, क्या पुट कर लें, m, यहां लिख देता हूं a इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। a क्यूब है तो किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब 9m की फॉर्म का हो जाएगा। असली अगर आपको इसका मतलब ढूंढना है तो नंबर का क्यूब कराओ, इसमें फिट कर करके देखना, जैसा कि अभी मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चनों में आपको सिखाया था। ठीक है, वो आपको समझ में आ चुकी होगी बात। अब इस क्वेश्चन को रेस कर देता हूं, क्योंकि जब रिमाइंडर होगा 2 तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। ये हटा देता हूं सब, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके पीछे जाके नोट कर लीजिएगा, ओके। इफ r इक्वल टू 2, अब आई मजे की बात, वो जो मैं कह रहा था ब्रेक डाउन करने वाली बात क्या है, देखो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, करेक्ट है। a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब, अब a प्लस b का होल क्यूब खोलो, तो a क्यूब हो गया वही 9 3 27 q क्यूब प्लस b क्यूब 8 प्लस 3ab, 3 3 9 2 18q अंडर ब्रैकेट a प्लस b 3q प्लस 2, करेक्ट है। अब इसको यहाँ लिख लो, a क्यूब इक्वल टू 8 को लास्ट में लिखेंगे। देखो लास्ट वाले केस जो था उसमें 80 तो चाहिए था रिमाइंडर। अब सपोज कर लो 8 से ज्यादा बनता, मान लो 11 बनता, तो 9 हमें कॉमन लेना है, तो 9 प्लस 2 में से ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बात समझाई थी, अगर रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर से बड़ी आ जाए तब कैसे ब्रेक करना है कॉमन लेने के लिए। तो ये हो गया a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लो। अच्छा पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एक स्टेप और कर लो पहले, 27q क्यूब प्लस 8 बाद में लिखेंगे, प्लस 18q की 3q से करोगे, 18 3 कितना होता है 54 q स्क्वायर, और 18 2 36 q और प्लस का 8। अब ले डालो कॉमन, a क्यूब 9 ले लो कॉमन, तो 3q क्यूब 9 कॉमन लिया, 9 6 54 6q स्क्वायर, 9 4 36, तो 4q प्लस 8। इस वैल्यू को m बना दो, कोई इंटीजर ही तो आएगा इसको सॉल्व करके, तो ये हो गया 9m प्लस 8। हाँ बस एक लाइन बतानी भूल गया था, जितने भी आंसर ये प्रूफ हो जाएंगे, जितने भी आंसर आप यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे, तो आपको बस लास्ट में एक लाइन लिखनी है, हैंस इट इज शो दैट या हैंस इट इज प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। और अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा तो उसके अकॉर्डिंग लिख दोगे, इवन ऑड वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिख दोगे। तो ये इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा की आपके क्वेश्चन भी हो गए, रियल मतलब भी हो गया, और इसकी जो एप्लीकेशंस थी वो भी हो गए, अंडरस्टैंडिंग भी बन गई। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजा आया हो आपको ये समझ के, और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको कि हाँ भाई सर कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत मजे आए होंगे आपको इस सेशन में। मैंने कहा था लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ ना, वो मैंने कहा था ना अभी मैथमेटिक्स में हमारा जो पेन है वो ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है और यही हमारी लैब है। तो यूनिवर्सिटी का नाम तो मुझे याद नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सभी ने सुना है। तो उनको एक जगह से पढ़ाने का ऑफर आया, तो उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, शायद कंफर्म नहीं हूं मैं। तो वहां से एक लेटर आया उनके पास कि सर, क्योंकि वो तो साइंस के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े कहना चाहिए साइंटिस्ट थे, आप सभी जानते हैं उनके बारे में, अपने टाइम का सबसे बड़ा दिमाग था वो, इवन अभी भी। तो वहां से एक लेटर आया बड़ा, यानी कि ऑनिबल सर और वी वेलकम यू वगैरह वगैरह, और सर हम चाहते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले, ताकि हम चाहते हैं कि आपका सिंगल मिनट भी वेस्ट ना हो। जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, आप अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपकी लैब हम तैयार करवा रहे हैं, और उस लैब में क्या क्या आपको चाहिए एपरेटस वो आप बता दीजिए, एक लिस्ट बना के भेज दीजिए। तो ठीक है, अगले दिन एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा और पोस्ट कर दिया। तो जब यूनिवर्सिटी के चांसलर ने वो लेटर को खोला तो उसमें लिखा हुआ था अ व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड तो नहीं था उस टाइम, अ ब्लैक बोर्ड एंड अ चॉक। समझ रहे हैं बात को? उन्होंने कहा था मुझे एक बोर्ड चाहिए और एक चॉक चाहिए, यानी कि अगर आपके पास नॉलेज है तो बोर्ड एंड चॉक या पेन एंड पेपर इज इनफ फॉर योर ऑल एक्सपेरिमेंट। कुछ भी कर सकते हो आप इनकी मदद से। तो अब ये मैजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने उठाओ, पेन और पेपर, और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम हैं ही आपके लिए यहाँ पर। तो आज का सेशन होता है यहीं खत्म। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए और कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।